हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमल किशोर वर्मा। आज हम लोग एनटीए जेईई मेन टेस्ट नंबर 53 को डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग देखिए ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए आई जे 3x3 की मैट्रिक्स है, और बी भी आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है इस तरीके से। और इनमें दोनों के एलिमेंट्स में आपस में रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट करना है बी के ट्रांसपोज के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, तो बी डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं एक्चुअली। तो आपके पास ये बनेगा, आप लोग देख सकते हैं B11, B12, B13, B21, B22 और B23, B31, B32 और B33। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे B11 जो आएगा वो 2 की पावर 0 A11, और B12 आएगा 2 की पावर -1 A12, और B13 इसी तरह से 2 की पावर -2 A13, और आगे भी मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 1 A21, 2 की पावर 0 A22 आ जाएगा, और 2 की पावर -1 A23, और 2 की पावर 2 A31, 2 की पावर 1 A32, और 2 की पावर 0 A33 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो किसी तरह से इस डिटर्मिनेंट को ए का डिटर्मिनेंट बनाएं, क्योंकि हमें ए का डिटर्मिनेंट जो है वो एक्चुअली गिवन है, राइट। तो आप लोग देख लें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे A11, अब एक काम करें कि फर्स्ट रो से सेकंड रो से 2 कॉमन निकाल लें, और थर्ड रो से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लें। तो आपके पास ये a आ गया, और ये आ गया 1/2 A12, और ये 1/4 A13, और सेकेंड रो से आपने 2 कॉमन निकाला तो आपके पास ये आ जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद A21, A22 हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 1/4 A23 आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ से 4 कॉमन लिया 2 स्क्वायर तो आपको मिला A31 1/2 A32, और ये आएगा 1/4 A33 आपको मिलेगा। अब इसके बाद क्या करें, सेकंड कॉलम से हाफ कॉमन निकाल लें। तो आपके पास ये बाहर तो 8 हो गया, हाफ कॉमन लिया, और थर्ड कॉलम से 1/4 कॉमन निकाल लें। तो आपके पास A11, A12, A13, A21, 22 और 23, और इसी तरह से बाकी भी आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब कट गया, तो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आपके पास आ गया। तो आप लोग देख लें कि जो ए मैट्रिक्स आपके पास है उसका डिटर्मिनेंट, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम एज इट्स ऑर्डर, ए का जो डिटर्मिनेंट आपके पास है वो एक्चुअली 3 दे रखा है, क्योंकि ए का जो ऑर्डर है वो इसका डिटर्मिनेंट बोला है इसने। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो बी ट्रांसपोज के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि बी ट्रांसपोज के इन्वर्स को लिख सकते हैं बी इन्वर्स का ट्रांसपोज भी लिखा जा सकता है। अब किसी के ट्रांसपोजिशन का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम रहता है, तो इसलिए मैंने ट्रांसपोज को इग्नोर कर दिया, और डिड बी इनवर्स को लिखा जा सकता है 1/डिड बी, यानी कि अल्टीमेटली आपका आंसर जो है वो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ पर्सन प्रिडिक्ट्स द आउटकम्स ऑफ 20 cricket matches of his home team. Each match can result either win, loss or tie. ये 3 तरह के रिजल्ट किसी भी मैच के हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन मेक द प्रिडिक्शंस, यानी कि उसको प्रिडिक्शन करने हैं सच दैट एग्जैक्टली 10 प्रिडिक्शंस आर करेक्ट। तो एक काम करें, 20 में से 10 सेलेक्ट कर लें जिसको प्रिडिक्ट सही किया उसने, और बाकी जो 10 है उसको आपको गलत प्रिडिक्शन करना है, क्योंकि केवल 10 एग्जैक्टली 10 का ही प्रिडिक्शन सही जाना चाहिए। तो 20 में से 10 मैच सेलेक्ट करें, और हर एक मैच का रिजल्ट जो है वो एक ही रहेगा, क्योंकि उसको 10 मैचेस का प्रिडिक्शन सही देना था। तो 1 की पावर 10 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, जो बाकी के 10 मैचेस है उसका प्रिडिक्शन सबका गलत जाना है, और क्योंकि एक प्रिडिक्शन सही है 2 गलत है, तो इसका मतलब बाकी बचे हुए मैचेस में से हर एक का 2 तरह से आपको प्रिडिक्शन लगाना होगा। तो कुल मिला के आपका आंसर जो आएगा 20C10 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो एक इजी क्वेश्चन था, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अरिथमेटिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनका एम और एच एम जिस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो मान लेते हैं कि जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो आपको रूट्स का सम मिलेगा -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेगा -1। अब आपके पास ए एम कितना आ जाएगा, ए एम आपके पास होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी कि -7/2, और जो हार्मोनिक मीन होता है अल्फा बीटा का वो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि आपको मिलेगा 2 × -1 डिवाइडेड बाय -7 यानी कि 2/7। तो अब हमें क्या फाइंड करना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द एम एंड एच एम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि दो रूट्स वाली इक्वेशन आपको चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों रूट्स का जो सम है और प्रोडक्ट ये सब हम लोग फाइंड आउट यहाँ पे कर लेंगे। तो आप लोग नोटिस करेंगे कि इक्वेशन जिसका रूट आपको ये दो दे रखे हैं वो फाइंड आउट करनी है, तो वो इक्वेशन आएगी x² - x इंटू सम ऑफ रूट्स करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो -7/2 इंटू 2/7 बराबर 0 आपके पास हो गया। तो अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 14 एलसीएम लेंगे तो -49 + 4 और इधर आपके पास -1 आ गया। 14 से कंप्लीट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये -45 हो गया तो +45x लिख सकते हैं, और 14 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी -14 आपके पास आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आंसर आपके पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC पॉजिटिव नंबर्स आपके पास दे रखे हैं और इनका सम आपको 3 दिया हुआ है, और A² B³ C² का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा वो बताना है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि AM GM से जाना पड़ेगा, AM जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अब आपके पास GM से ये एक्सप्रेशन बनेगा, ओके। तो आप लोग को देखना है कि भाई A को 2 बार लेकर के आना, लेकिन आपके पास इसमें A है तो A को आप A/2 + A/2 कर दो, B को आपको B³ लाना है GM के अंदर तो B को आप B/3 करके 3 बार लिख दें, और इसी तरह से C² लेकर के आना है तो आप C की जगह C/2 करें, और नीचे आपके पास क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए 2 3 5 और 2 7, तो 7 नंबर का अरिथमेटिक मीन होगा इनका सम डिवाइडेड बाय 7। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा A² 4 इंटू B³ और मल्टीप्लाइड बाय C² डिवाइडेड बाय 4, और इसकी पावर आ जाएगी 1/7। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ABC का सम है वो आपको 3 दिया हुआ है। न्यूमरेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में बन गया A + B + C और डिवाइडेड बाय 7, और इस तरफ आपके पास है A² B³ C² और 2 की पार्ट तो आपको 2 और 2 4 हो जाएगी, और ये 3³ हो ही गया, और ये 1/7 पावर है तो आप दोनों तरफ 7 पावर अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे ABC का सम आपके पास 3 दिया हुआ है तो 3/7 की पावर 7, और ये जो नीचे आपके पास 2 4 3³ आ रहा है उसको लेफ्ट में ले जाएं तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं A² B³ C²। तो यहाँ से A² B³ C² लेस देन इक्वल टू आपके पास हो गया 3 की पावर 10 2 की पावर 4 और 7 की पावर 7। तो इस तरह से आपको ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से AMGM कॉन्सेप्ट से हम लोग जा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट joining the point A and B subtends an obtuse angle। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट किस पॉइंट पे जो है ऑब्ट्यूस एंगल सबटेंड करेगी। स्टूडेंट्स आप लोग देखना कि अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल पे अगर डायमीटर पे डायमेट्रिक एंड्स को अगर हम 1 1 और 5 5 ले लें तो आपको पता है कि सर्कल पे किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पे एंगल जो सबटेंड होगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम इससे बाहर चले जाएं तो एंगल क्या होगा, इस पॉइंट पे जो एंगल P1 पे सबटेंड होगा वो 90 से कम होगा। इसका मतलब वो जो पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो
जिस पे ए बी लाइन सेगमेंट 90 से बड़ा एंगल सबटेंड करेगा वो पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि P1 P2 और P3, तो यानी कि P3 लोकेशन पे उसको होना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, ए बी को डायमीटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, x-1 x-5 प्लस y-1 इंटू y-5 इक्वल टू 0। तो डायमेट्रिक फॉर्म से हमने सर्कल की इक्वेशन लिखी है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व नहीं करता, इसको इसी फॉर्म में छोड़ देता हूँ स्टूडेंट्स। तो आप लोग चेक करना कि इनमें से कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर की तरफ होगा, वो पॉइंट हमें चूज करना है। तो अंदर सर्कल के क्या होता है, एस नेगेटिव होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो 7,7 पे तो आपका सारा ही पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो पॉइंट हो नहीं सकता। 0,5 पे चेक करेंगे तो 0 पे ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये 5 पे 0 हो गया, तो आपके पास अल्टीमेटली तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये पॉइंट भी नहीं हो सकता। 2,4 पे जाएंगे तो ये 1 हो गया 2 पे, और 2 पे ये -3 हो गया, और 2,4 पे ये आपके पास 1 आ जाएगा, और ये 4 पे -1 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं एस 2,4 पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यही पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। और 1,5 की जहाँ तक बात करें तो 1,5 तो सर्कल को ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये तो पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब केवल सी ही आंसर है। और वैसे तो एक ही ऑप्शन होगा, सिंगल करेक्ट है, बट हम बाकी पॉइंट्स को भी चेक कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोग को देखना है। अब इसके बाद देखें, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 40 सॉरी। एक आपके पास कोई क्लास में 35 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज वेट है 40। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल सम होगा वेट्स का वो 40 इंटू 35 होगा, यानी कि सबका वेट मिला करके इतना वेट आपके पास हो गया। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो अगर टीचर का वेट भी अगर आपने बढ़ा लिया तो आपके पास जो राइज होगा वेट के अंदर वो 1/3 है। तो मान लेते हैं कि जो टीचर का वेट है वो x है, तो 40 लोग, 35 स्टूडेंट्स तो पहले ही थे, एक टीचर को आपने इंक्लूड किया, तो कुल मिला के 36 लोग हो गए, और उनका एवरेज वेट जो है वो पहले से कितना हो जाएगा, पहले 40 था, अब इससे कितना बढ़ गया, 1/3 आपके पास इंक्रीज हो गया है। अब इसको आपको सॉल्व करके x फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि टीचर का वेट है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो गया 0 और 1400, तो ये हो गया प्लस x इक्वल्स टू 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो गया 1440 प्लस 12, ये आपके पास आएगा। तो स्टूडेंट्स ये 1400 को मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो आपके पास ये हो गया 40 प्लस 12, और यानी कि आपको अल्टीमेटली मिल गया 52 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि जो टीचर है उसका वेट है 52 किलोग्राम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है, 2 स्ट्रेट रोड्स OA एंड OB इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो आप लोग देख लें कि जो दो रोड्स हैं OA और OB वो किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए कि ये दो रोड्स आपके पास हैं जो कि O पे इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पे A मान लेते हैं, ये O है सॉरी, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे B मान लें। तो आपके पास इसमें क्या दिया हुआ है, a tower is situated within the angle formed by them, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ कहीं पे एक टावर लगा हुआ है, और ये टावर आपको पता है कि वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा। जो यहाँ पे स्क्रीन का सरफेस है इससे वर्टिकली ऊपर की तरफ टावर जाएगा, लेकिन मैं इसको दिखाने के लिए कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको डॉटेड करके। ये आप समझ लें कि ये जो डॉटेड बनाया मैंने ये स्क्रीन के सरफेस से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आप P मान लीजिए, ये P आपके पास है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, अ टावर इज सिचुएटेड विद इन द एंगल फॉर्म्ड बाय देम एंड सबटेंड्स एन एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री एट द पॉइंट्स A एंड B। तो यानी कि ये जो टावर है वो A पे तो आपके पास क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, 30 डिग्री सबटेंड, 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है सॉरी, तो ये 45 डिग्री है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, और ये वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रही है,
ओके, तो ये एंगल आपके पास 90 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं कि ये जो आपके पास टावर की हाइट है उसको हम h मान लेते हैं और जो BP है उसको हम x मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद देखें आगे भी दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ से तो चलो अपन को एक रिजल्ट निकल जाएगा कि h/x आपको मिलेगा 1045। तो h आपके पास x के बराबर आ गया, या x बराबर h जैसे भी आपको मानना है। अब इसके बाद देखिए कि जो टावर है वो a पे भी एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मैं इसको a से भी मिला देता हूँ। और a पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये? a पे ये 30 डिग्री b पे, सॉरी मैंने थोड़ा इसको ऐसे बनाया है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखना। ये पॉइंट आपके पास A है और इसको हम B ले लेते हैं। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैंने किसको A या B लिया है, तो चलो ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये जो एंगल है ये वाला, ये भी 90 होगा क्योंकि ये P भी आपके पास हॉरिजॉन्टल है या एक सरफेस के अंदर है, प्लेन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। और ये जो PC मान लेता हूँ मैं इसे, ये वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो PC आपका टावर है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री आपके पास हो जाएगा। अब आप लोग इस PB को Y मान लें, तो यहाँ से ये वाला एंगल जो आपके पास दिखाई दे रहा है इसको आप 30 डिग्री लिखेंगे, तो अल्टीमेटली h/y को लिखा जा सकता है 1030 डिग्री। तो यानी कि y = h√3 आपके पास आएगा। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि जो A और B है वो टावर ऐसी जगह पे है ताकि A और B जो हो वो नियरेस्ट हो जाए उससे, रोड पे नियरेस्ट हो जाए उससे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो होता है वो किसी स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी कब होती है, जब वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाए। तो इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री होगा ये। और ये पॉइंट आपके पास O से हम P को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब इसके बाद देख सकते हैं कि हमारे पास ये x हो गया, OA हमें दिया हुआ है, OA डिस्टेंस इज गिवन 400 और जो आपके पास OB है वो 300 दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो OP स्क्वायर होगा वो लिखा जा सकता है 400 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एंड सिमिलरली OP स्क्वायर को एक और तरीके से निकाल सकते हैं जो कि OBP ट्राइंगल के अंदर आएगा। और आप लोग देख सकते हैं फिर से OP स्क्वायर आपके पास होगा 300 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपको पता है कि हमें यहाँ पे टावर की हाइट निकालनी है, तो इस x स्क्वायर को तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे 400 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो h स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, और 300 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को लिख देते हैं h√3 का स्क्वायर यानी कि 3h स्क्वायर। अब अपन को पता है कि दोनों ही डिस्टेंस OP है और OP स्क्वायर है दोनों ही, तो आप दोनों को इक्वेट कर दें तो 400 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 300 स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको मैं राइट में ले जाता हूँ तो उधर 2h स्क्वायर हो जाएगा और इधर 400 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 2h स्क्वायर हो गया वो 700 इंटू 100 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्टीमेटली आपके पास h स्क्वायर है वो 35,000 आ गया है, एक तरह से ऐसे देखा जा सकता है। अब इसके बाद आप लोग को देखना है कि ये क्या बन जाएगा। अब इसमें आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि जो 35,000 है इसको मैं क्या लिख दूँ 50,000 5,000 इंटू, एक्चुअली इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं 500 मल्टीप्लाइड बाय 70 लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये 2500 इंटू 14 दिखाई दे रहा है। और अगर अपन इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि तो h स्क्वायर आ गया, ओके, तो ये h स्क्वायर आपके पास है तो h आएगा 50√14 लिखा जा सकता है। तो ये आंसर आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन था, तो आपको 3D में विजुअलाइज करना ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। x आपका -∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। x² 10
1/x। 1/x कहाँ जाएगा? अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो x 1/x 0 की तरफ मूव करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 1/x से डिवाइड करते हैं और ये जैसा वैसा भी तो लिख देते हैं। तो हमने 1/x से नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो ये लिमिट जो होगी x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे वो आपके पास 1 हो जाएगी, सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू 1/x को तो मैं x लिख देता हूँ और नीचे आपके पास √4x² माइनस x प्लस 1 और ये लिमिट आपके पास 1 हो ही गई है। अब इसके बाद क्या करें, नीचे डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट के अंदर से x कॉमन ले लें, x² कॉमन ले लें। तो जब आप x² कॉमन लेंगे तो बाहर √x² निकलेगा और √x² होता है mod x और mod x को हम लिख सकते हैं -x। तो आपको बाहर -x मिलेगा और ये 4 माइनस 1/x प्लस 1/x²। तो ये कैंसिल हो गया और आप जब लिमिट पुट करेंगे तो नीचे आपको √4 मिलेगा। ओके, -1 ऊपर है ही। 1/∞ वो तो 0 आपके पास हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो -½ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए। आपके पास जो f(x) दिया हुआ है उसमें है साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स x² माइनस 1/3। एक्चुअली इसमें अपन इस तरह से लिख सकते हैं -1/3 यहाँ पे, तो इसको लिखा जा सकता है -2/3 प्लस 1 और दूसरे वाले टर्म को एज इट इज़ लिखता हूँ बॉक्स ऑफ x² प्लस 2/3। आपको इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए कहा है, तो थोड़ा सा डोमेन पे भी अपन कॉन्सेंट्रेट कर लें कि डोमेन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही तो रेंज होती है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये बना साइन इनवर्स ऑफ x² माइनस 2/3 और +1 बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि जो बॉक्स होता है उससे इंटीजर को एज इट इज़ आउटसाइड निकाल सकते हैं। और ये बाहर आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स x² प्लस 2/3 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली ये आपके पास x² माइनस 2/3 प्लस 1 थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा x² प्लस 2/3 माइनस 1, ये ऐसा बनेगा। एक्चुअली ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये -1 हो जाएगा बाहर की तरफ। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो x² बॉक्स x² प्लस 2/3 -1 का वैल्यू जो होना चाहिए ना वो -1 to 1 होना चाहिए क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 होता है। और सिमिलर वे में ये जो कॉस इनवर्स x का डोमेन होता है वो भी तो -1 to 1 होता है। तो दोनों को ही हमने -1 to 1 कर दिया। तो आपके पास x² प्लस 2/3 क्या हो गया, ये हो गया 0 से लेकर के 2 तक। और इसको सॉल्व करेंगे तो बॉक्स x² प्लस 2/3 आपके पास हो गया, सिंपली वो तो -1 to 1 ही है। तो अपन इसमें कॉमन रेंज देख लें कि इस बॉक्स की कॉमन रेंज क्या है। तो x² प्लस 2/3 का बॉक्स जो होगा इसकी कॉमन रेंज आपके पास बनेगी 0 से 1 आ जाएगी। बट आपको तो पता है कि इंटीजर होता है तो बॉक्स x² प्लस 2/3 या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो डोमेन इसका जो भी होगा उस डोमेन के अंदर बॉक्स x² प्लस 2/3 का वैल्यू जो होगा ना वो या तो 0 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है इसकी रेंज हम लोग अब देख सकते हैं कि क्या होगी। इसकी रेंज के लिए आप लोग देखें कि आपके पास ये जो वैल्यू है ना ये 0 या 1 ही हो सकती है। तो अगर आप इसे 0 बना देंगे तो आपके पास ये बन गया साइन इनवर्स 0 माइनस 1 यानी कि -1 माइनस कॉस इनवर्स 0। तो आपके पास क्योंकि बॉक्स का वैल्यू 0 और 1 के अलावा कुछ बन ही नहीं रहा है तो रेंज आपके पास जो आएगी इस फंक्शन की वो एक तो इस बॉक्स को 0 डाल के आ जाएगी और एक बार इसको 1 डाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके पास बन गया साइन इनवर्स ऑफ 0 और माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1। ये दो नंबर ही आपके पास रेंज में आएंगे। आप लोग देख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1 होता है -π/2 और कॉस इनवर्स ऑफ 0 होता है π/2। साइन इनवर्स 0 होता है और कॉस इनवर्स 1 भी 0 ही होता है। तो आपके पास अल्टीमेटली -π और 0 ही आएगा, दो ही नंबर आपके पास रेंज के अंदर आएंगे। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द कर्व 6y = 4x³ - 3x², द टेंजेंट एट विच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप लोग देख लीजिए कि कोई भी लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाएगी उसका स्लोप आएगा +-1। तो यानी कि आपको वो पॉइंट चाहिए जिस पे टेंजेंट का स्लोप +-1 हो जाए। तो आपको
जो लाइन कर्व की इक्वेशन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6y डैश इक्वल्स टू 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो यहाँ से y डैश बन गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स। सो वी कैन सी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स को या तो 1 हो जाना चाहिए या फिर इसको -1 हो जाना चाहिए। तो इस सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे तो इसका तो डी नेगेटिव आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है इसमें आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसका जो फैक्टर आपके पास है 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू एक तो -12 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आप x को 1 डालेंगे तो 6y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 1 आ गया तो y आपके पास 1/6 आ जाएगा। तो 1,1/6 तो आंसर में दे ही नहीं रखा, तो x इक्वल टू -12 डालेंगे तो 6y इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स क्यूब हो गया -1/8 माइनस 3x स्क्वायर हो गया 3/4। अब इसमें आपके पास 8 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन गया -4 - 6 यानी कि -10/8, दैट इज -5/4। अब इसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो y आपके पास -5/24 आ जाएगा। तो यानी कि जो एक पॉइंट है -12 कॉमा -5/24, ये आपको ऑप्शन में सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका सी इस 10th क्वेश्चन का हो गया है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 11th नंबर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी एक्स। एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे रेशलाइज कर लेते हैं। √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे तो 1 हो गया, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर से फ्री हो गया। तो इंटीग्रेशन में मेनली ये देखना चाहिए कई बार कि डिनोमिनेटर से फ्री हो जाए एक्सप्रेशन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आएगा हाफ एक्स √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ ln x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पे इसने कहा कि एफ एक्स प्लस सी जो है ना ये आपका इंटीग्रेशन के बराबर है। तो अगर मैं इसको सी ले लेता हूँ तो ये एफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये बचा हुआ पूरा एक्सप्रेशन आपके पास एफ एक्स है, और इसमें अगर x को मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो f0 तो ऑब्वियसली 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एफ एक्स की जगह कुछ भी इसको लिख देना चाहिए। मान लीजिए जी एक्स लिख दिया तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो आपके पास x का ये फंक्शन बाकी है ही सी के अलावा, तो आपके पास यहाँ पे इस पूरे को इसको एफ एक्स लेना चाहिए था। मतलब ये पूरा एफ एक्स होता तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं रहता। अब चलो इसी के हिसाब से करते हैं, जो करेक्शन मैंने किया उसके हिसाब से करते हैं। तो f0 निकालेंगे तो ये तो 0 प्लस सी, क्योंकि f0 0 दे रखा है तो c आपके पास 0 आ गया। ना उसके बाद देख सकते हैं कि आपके पास जो fx आया वो आ गया हाफ एक्स √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाफ ln x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से अगर हम f1 निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा √2/2, और यहाँ पे प्लस हाफ ln 1 प्लस √2, और ये प्लस हाफ आपके पास आ गया। तो इन दोनों में से तो हाफ कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/√2 हाफ ln 1 प्लस √2 प्लस 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लगी है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें क्या मिस्टेक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो आप लोग देखें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि dy/dx होगा y/x ln y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे 2 आगे ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव dy/dx y अपॉन एक्स का फंक्शन है, तो अपन एक काम करते हैं इसमें पुट कर लेते हैं y अपॉन एक्स को v, यानी कि y इज इक्वल टू vx कर लेते हैं। तो dy/dx आपको मिलेगा v प्लस एक्स dv/dx, तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू 2v ln v आपको मिल जाएगा। अब इस v को इस तरफ ले जाएं और नीचे लेके आएंगे तो 2v ln v माइनस v हो जाएगा, और इधर dx अपॉन x आ जाएगा। अब दोनों तरफ आपको यहाँ पे वेरिएबल का सेपरेशन क्योंकि हो चुका है तो आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख लें कि ये बन गया है
वन अपॉन वी कॉमन ले लेते हैं, तो वन अपॉन वी टू वी माइनस वन अपॉन वी टू एल एन वी माइनस वन डी वी, और इधर डी एक्स अपॉन एक्स आपके पास आ जाएगा। तो इसमें अपन टू एल एन वी माइनस वन को टी मान लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव्स का पढ़ाई है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा, अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास ऊपर बन गया डेरिवेटिव ऑफ 2ln v माइनस वन डिवाइडेड बाय 2ln v माइनस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ऐसे लिखा जा सकता है अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करें। तो यहाँ से आपके पास dt बाई टी तो ln t हो जाता है, तो ये बन गया ln 2 ln v माइनस वन, और इधर ln x प्लस ln c ले लेते हैं, और ln x प्लस ln c को तो हम ln cx भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ln cx हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके आगे बढ़ें तो आपके पास ये बन गया है ln cx, सॉरी इसको अपन चेंज कर रहे हैं, देखें आप लोग, ये बनेगा ln 2 ln v माइनस वन इक्वल्स टू ln cx का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 ln cx को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया 2 ln v माइनस वन इक्वल टू cx का स्क्वायर, तो आपको 2 ln v यानी कि 2y बाई एक्स माइनस वन, और ये माइनस वन को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा cx का स्क्वायर प्लस वन, तो अल्टीमेटली आपके पास ln y बाई एक्स हो गया c स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हाफ आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो गया x ई की पावर c स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। c स्क्वायर बाई 2 को हम क्या मान सकते हैं, एक नया कांस्टेंट मान ले, क्या के मान लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये डी आंसर आ जाएगा। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आर्बिट्ररी वैल्यू गेन करता है, तो कुछ भी आप इससे इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ना उसके बाद दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, नंबर 13 पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में P बी द इमेज ऑफ 317 विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन। तो सबसे पहले हम P की बात कर लें क्या, P फाइंड आउट करके देखते हैं। तो x माइनस 3 y माइनस वन इक्वल टू z माइनस, इसको देखना आप लोग कि P को हम लोग डिटरमिन यहाँ पे करके देखेंगे। ओके सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखें कि जो P के कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो x माइनस 3 y माइनस वन z माइनस सेवन डिवाइडेड बाय 1 माइनस वन और 1, क्योंकि हमें इमेज चाहिए तो यहाँ पे माइनस 2 317 को प्लेस करेंगे तो 3 माइनस वन प्लस सेवन माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। तो यहाँ से आपको मिला x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस वन अपॉन माइनस वन और z माइनस सेवन अपॉन 1, और इधर आपको मिल गया 3 से 3 गया 7 माइनस वन 6 आ गया, और 6 टू जा 12 माइनस 12 अपॉन 3 हो गया आपका माइनस 4। तो यहाँ से x आपको मिल गया माइनस 1, y आपके पास आ रहा है 5, z आपको मिल जाएगा माइनस 4 प्लस 7 3। तो यानी कि जो P है वो इस पॉइंट की इमेज है, P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट 317। तो माइनस 1 5 3 आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स हो गए ना। आपको क्या फाइंड करना, वो प्लेन जो इसके पैरेलल हो। अभी किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन चाहिए ना, तो आपको केवल कांस्टेंट टर्म को ही चेंज करना पड़ेगा। तो आप इक्वल टू k मान लें इस प्लेन को। ओके, अब अपन इसमें k को डिटरमिन करने के लिए इस पॉइंट से पास करा देते हैं इस प्लेन को। तो माइनस 1 माइनस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू k आ गया। तो k आपके पास अल्टीमेटली बन जाता है माइनस 2। ओके, तो यहाँ हम प्लेस कर देते हैं। तो x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 2, तो इधर लाएंगे लेफ्ट में, तो आपके पास प्लस 2 हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ये डी पार्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। अ पर्सन गोज टू द ऑफिस आइदर बाय कार, स्कूटर और बस, और इन तीनों को ऑप्ट करने की प्रोबेबिलिटीज दे रखी है 2/7, 3/7, 2/7 अगेन सॉरी। द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस लेट बाय if he takes a car, scooter or bus are given. If he reaches office in time,
अगर वो टाइम पे पहुंच रहा है, एक काम करें, इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा है वो टाइम पे ऑफिस पहुंच रहा है, तो या तो वो कार ऑप्ट कर रहा है, या फिर वो स्कूटर से जा रहा है, या फिर वो बस से जा रहा है। ये ऑप्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/7, इसकी 3/7, इसकी 2/7। अपन इन टाइम की बात करते हैं, इन टाइम पहुंचने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी, क्योंकि स्कूटर से कार से जाता है तो इन टाइम पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 7/9 हो जाएगी, क्योंकि लेट होने की 2/7 है। इसी तरह से ये भी 8/9 और ये आपको 5/9 मिलेगी। इसने कहा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ही रीचेज ऑफिस इन टाइम, मतलब ये चीज़ जो लास्ट में है वो हो चुकी है, ये गिवन है आपके पास। देन प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल बाय कार, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ही ट्रेवल्स बाय कार, ही ट्रेवल्स, या इसको ऐसे लिख देता हूँ, ही ट्रेवल्स बाय कार, गिवन दैट, आपको क्या गिवन है, ही इज इन टाइम। ओके, टाइम पे है वो। ओके, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ यानी कि इन टाइम पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, वो तो आपको 2/7, 7/9, 3/7, 8/9 और 2/7 प्लस इंटू 5/9 मिलेगी, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, तो आप लिखेंगे 2/7, 7/9, ये आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ऊपर तो 14 आ गया, ये आपका 14 है, ये 24 है, ये 10 आपको मिलेगा। तो अल्टीमेटली 14/38 48 आ जाएगा, और ये आ गया 7/2 से डिवाइड करेंगे तो 7/24। ओके, तो इसने कहा कि अगर प्रोबेबिलिटी के है तो 24k + 7 निकालो, तो 24k तो 7 हो गया, तो 7 + 7 आपका 14 आंसर आ जाएगा। 24k + 7 आपको निकालना था, ये k लिखा है इसने, ठीक है ना, तो आपका अल्टीमेटली आंसर 14 आ जाएगा। तो 14 का आंसर 14 ही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं स्टूडेंट्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है दो वेरिएबल्स के अंदर, और एक्स और वाई का आपको कंडीशन दे रखी है कि वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो आप लोग देखें कि दोनों का जो सिस्टम आपके पास दिया हुआ है दो लीनियर इक्वेशन का, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी एक मेथड से चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक लाइन ये आपके पास है, दूसरा cos अल्फा एक्स + 4y - 2 = 0। तो x के नीचे लिखेंगे तो आपको मिलेगा -2 cos अल्फा + 4, y के नीचे लिखेंगे तो आपको मिलेगा -cos अल्फा + 2, और 1 के नीचे आपके पास हो जाएगा 4 - cos² अल्फा। तो आप लोग देख सकते हैं कि x हो गया 2 कॉमन, 2 - cos अल्फा अपॉन 4 - cos² अल्फा, तो एक 2 - cos अल्फा कट जाएगा, तो नीचे केवल 2 + cos अल्फा आ जाएगा, और y निकालेंगे तो आपके पास 2 - cos अल्फा डिवाइडेड बाय 4 - cos² अल्फा इज इक्वल टू आपको मिला 1/2 + cos अल्फा। नाउ वी कैन सी कि आपका x तो 4/5 से बड़ा है, ये बराबर है, y आपके पास 1/2 से छोटा है, बराबर है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इसमें इस इनइक्वालिटी फर्स्ट के अंदर रेसिप्रोकल ले सकते हैं, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव ही है। तो 2 + cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 ≤ 5/4 हो जाएगा, और इसमें भी आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 + cos अल्फा आपके पास हो गया > 2, यानी कि इससे तो आपको मिल जाएगा cos अल्फा > 0, और इससे आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 + cos अल्फा ≤ 5/2। अल्टीमेटली आपके पास cos अल्फा ≤ हाफ आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने अभी निकाला कि cos अल्फा हाफ से तो बड़ा है, ओके, और हाफ या हाफ से बड़ा है, और 0 या उससे छोटा है। ओके, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, cos अल्फा आपके पास हाफ या उससे छोटा है और 0 या उससे बड़ा है, तो cos अल्फा की वैल्यू हमें 0 से हाफ तक लेकर के आनी है। तो आप लोग चेक करना कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए एक काम करते हैं कि ग्राफ कंसिडर करते हैं cos का। तो ये ग्राफ आपके पास cos का होता है 0 π/2, और ये आपका हो गया 3 π/2, और यहाँ इस तरीके से बाकी भी ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि cos आपको 0 से हाफ तक चाहिए, तो 0 तो नीचे x एक्सिस पे आ ही गया, तो 0 से हाफ, तो यहाँ पे आपके पास ये रीजन आएगा 0 से हाफ में मेरे किया आ जाएगा। तो ये वाले रीजन में x की वैल्यू क्या आ रही है, π/3, यहाँ पे x की वैल्यू है,
तो π/3 से लेकर π/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपका r0 से लेकर n तक जा रहा है। r+2 डिवाइडेड बाय r+1 इंटू NCR का आपको समेशन चाहिए। आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/r+1 NCR, और इसको अंदर ले जाएंगे तो NCR प्लस NCR मल्टीप्लाइड बाय 1/r+1 लिखा जा सकता है। भाई ये तो 2 की पावर n हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे n+1 ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर लाऊं, क्योंकि n+1 एक कांस्टेंट है, r से फ्री है, तो आप n+1 से मल्टीप्लाई अगर अंदर किए हैं बाहर भी कर सकते हैं, मतलब अंदर नहीं रखे उसे तो भी चल जाता है। अब आपको मालूम है कि ये जो आपके पास आएगा इसको हम लिख सकते हैं n+1 CR+1, और समेशन r0 से लेकर के n तक आपके पास जा रहा है 1/n+1, और बाहर 2 की पावर n आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि समेशन को जब पूरा देखें तो ये जो समेशन आपके पास सेकंड वाला है, इसको अगर आप देखें तो आपके पास n+1 C1 से लेकर n+1 CN+1 तक आएगा, लेकिन इस सम के अंदर n+1 C0 नहीं है, तो पूरा सम तो 2 की पावर n होता, तो n+1 C0 नहीं है तो उसको कम कर लेते हैं अपन। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा n+1, एलसीएम ले लेते हैं, तो n+1 प्लस 2 की पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय n+1, और इसमें शुरू की दो टर्म्स में से 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, और n+1 + 2 कितना हो गया, n+3 आ जाएगा, और ये -1 डिवाइडेड बाय n+1, तो करेक्ट आंसर इसका डी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर देन द वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल इज इक्वल टू। तो आप लोग देख लें कि सबसे पहले sin x प्लस आयोटा cos 2x जो है ना, ये और दूसरा वाला कॉन्जुगेट है एक दूसरे का, तो यानी कि मैं दूसरे को कॉन्जुगेट कर दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, तो ये लिखा जा सकता है। तो इससे आपके पास sin x बराबर cos x तो आ ही गया, और इससे cos 2x बराबर sin 2x भी आ जाएगा। तो आप लोग 0 से लेकर 2 पाई के अंदर इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो sin x बराबर 2x चाहिए, और साथ में आपको एंड करके इसमें एक्चुअली दोनों एक साथ ही चाहिए होगा। ओके, तो sin x इक्वल टू cos x एंड करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे tan x की वैल्यू आ गई है 1, और इस सेकंड इक्वेशन से जाएंगे तो tan 2x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो आप लोग देखें कि आपके पास x की वैल्यू क्या क्या आएंगी। अब tan x 1 कब होता है, 0 से 2 पाई के अंदर एक साइकिल हो गया x का, तो इसका मतलब 2 बार tan की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक तो π/4 हो गया, एक पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4, और tan 2x आपको 1 चाहिए, तो 2x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 2x आपके पास बनेगा π/4 5π/4 अगेन, और इसके अलावा 2π जोड़ दो 9π/4, और यहाँ 2π जोड़ेंगे तो 8π 5π 13π/4 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि x यहाँ पे π/8 5π/8 और 9π/8 और 13π/8 आएगा, जो इससे कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एक भी आंसर नहीं मिल रहा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास, क्योंकि दोनों का ही सेटिस्फैक्शन, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए था उस आंसर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। A variable line passing through the point cuts the coordinate axis at A and B. If P divides the line segment AB in 2:1, then find the locus of P. तो आप लोग देख लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, और ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां काट रही है उसको A और B बोला है। एक्स एक्सिस पे पहला पॉइंट A ले लेना, और वाई एक्सिस पे B ले लेंगे। AB को 2:1 में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और उसी पॉइंट P का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको h, K मान लूँ और इधर 2:1 है, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे 3h, 0 मिलना चाहिए, देख सकते हैं। और इधर आपके पास B पे क्या आना चाहिए, 0, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखें 2k कितना आ जाना चाहिए, ये 3k/2 आ जाना चाहिए। आप लोग थोड़ा ऑब्जर्वेशन से अगर देख पाएँ तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपके पास अगर P पॉइंट h, K है, तो A को 3h, 0 और B को 3k 0, 3k/2 होना पड़ेगा। तो इससे आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x/a
प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास ये लाइन आ गई, पर ये लाइन तो 6/5 से पास कर रही है, तो पास करा देते हैं स्टूडेंट 6/5 से। तो 6/5 15 के हो जाएगा और ये 2 नीचे जो था वो ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास लोकस की जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, वो आ गई है, पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, 2/5h और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 4/5 k इक्वल टू 1। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया, 2k प्लस 4h इज इक्वल टू 5hk। तो लोकस आपको मिलेगा 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 5xy। तो ये आपके पास लोकस की इक्वेशन हो जाएगी। तो आप लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा इसमें सही आ गया, इसका ये बी आंसर आपके पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। tan 63 माइनस cot 63 को मैं लिख देता हूँ 1/tan 63 डिग्री। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो tan 63 डिग्री और यहाँ बना tan स्क्वायर 63 डिग्री माइनस 1। ओके, अब इसमें 2 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद दैट इज tan 2a, राइट। तो आप लिख सकते हैं नीचे माइनस tan 2a यानी कि माइनस tan 126 डिग्री, यानी कि बन गया -2 cot 126 डिग्री। नाउ वी कैन राइट cot 126 को लिख सकते हैं 90 प्लस 36 लिख सकते हैं। तो cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये 2 tan 36 डिग्री हो जाएगा। और tan 36 डिग्री की वैल्यू वैसे हमें याद होती है, sin 36 तो याद होता ही है, sin 36 होता है √10 -2√5 डिवाइडेड बाय 4 और cos 36 होता है √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 से 4 गया, तो आपको अल्टीमेटली जो आंसर मिल गया है वो ये आ जाएगा। देखें आप, फर्स्ट ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, 2/√5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय √10 माइनस √5। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यूज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट द difference of its distances from these 2 points is 6, is a locus is a conic whose length of latus rectum is। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तो इलिप्स की डेफिनेशन होती है, क्योंकि इलिप्स में तो ऐसा होता है कि मूविंग डिफरेंस, तो फिर तो ये हाइपरबोला हो गया। तो दो फिक्स पॉइंट की मूविंग पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो ये कांस्टेंट तो आपको 2c मिलता है, ये 6 दिया हुआ है, और दोनों के ये तो 2a होता है, तो 2a आपके पास 6 आ जाएगा, और दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस जो होगा आपके पास tan है जो कि 2c होता है। तो आपको a मिल गया 3 और c मिल गया कितना, 5 मिल गया। तो इसके बाद अपन इसमें b भी निकालना चाहेंगे, क्योंकि हाइपरबोला में c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आपको b स्क्वायर मिल जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो b आपका 4 हो गया। नाउ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, यानी कि 2 × 16 डिवाइडेड बाय a इज 3, सो आंसर इज 32/3। तो ये आपका फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल ABC विद राइट एंगल एट C। तो कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल की पहले यहाँ पे बात करनी है अपन को, जो कि C के ऊपर राइट एंगल है, बाकी वर्टिसेस पे एक्यूट एंगल बनेंगे, आपको मालूम है। दीज साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन AP। तो एक काम करते हैं, साइड को C ले लेते हैं, ये A है ये B है। तो आपके पास ये साइड्स जो हैं वो AP में दे रखी है, तो अगर AP में है तो अपन फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। साइड्स अगर आपके पास AP में है तो सबसे बड़ी साइड तो ये वाली होगी। तो आपको पता है कि A माइनस डी, A और A प्लस डी साइड्स ले सकते हैं, तो A प्लस डी फिर से लेना पड़ेगा, और A माइनस डी इसको ले लेते हैं, तो A इसको ले लेंगे। तो आप लोग देख लें A और D में रिलेशनशिप हम पाइथागोरस थ्योरम से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो A प्लस डी का स्क्वायर हो गया a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर दोनों चले गए, तो 4AD आपको मिलेगा, और इधर a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको मिल गया a बराबर 4D। तो a बराबर 4D हो गया। तो ऐसे केस में आपके पास इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ आपके पास 5D, तो ये बन गई, और ये a आपका हो गया 4D, और इसको आप लिख सकते हैं a माइनस डी,
यानी कि 4d माइनस डी दैट इज़ 3d। तो ये आपके पास साइड्स हो गई हैं। अब अपन को जो फाइंड आउट करना है वो 5 sin a प्लस साइन बी है, ये हमें फाइंड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का साइन जो आएगा 3/5 दिख रहा है अपन को साइन ए, और साइन भी देखेंगे तो 4/5 दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्टीमेटली आंसर आपके पास 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन केवल मुझे लगता है कि केवल 10th क्लास पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। तो अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो अपन सबसे पहले तो इसी पे ही आएंगे, 0 से 1 x f डबल डैश 3x और dx। एक काम करते हैं, 3x को t ले लेते हैं और 3dx आपके पास dt आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया, x को तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे t/3 और f डबल डैश t हो जाएगा, और dx को लिख सकते हैं अपन dt/3, और लिमिट्स फिर आपके पास t की 0 से लेकर 3 तक आ जाएगी। तो ये हो गया 1/9 t f डबल डैश t और dt। अब इससे अपन इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेट हो जाएगा, और आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन का तरीका ही मालूम होगा। तो t लिखा हमने, सेकंड को इंटीग्रेट कर देंगे तो f डैश t आ जाएगा। फिर इसके बाद इस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव t का 1 हो जाएगा, और f डैश t का इंटीग्रेशन f t आ जाएगा, और 0 से लेकर 3। अब इसमें हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे, तो आप लोग देखें 3 पुट कर लेते हैं तो 3f-3 आ गया, और ये -f3 हो गया। और आप लोग देख लें 0 पे क्या बन रहा है, ये बन जाएगा f0, यहाँ 0 आ जाएगा, ये f0 0 दे ही रखा है अपन को, तो वो मैंने इग्नोर मार दिया। तो आप लोग देखें 1/9 3f-3 आपके पास कितना दे रखा है, 3 × 4 हो जाएगा। f3 आपके पास 3 है, तो 12 - 3 9 हो गया, 9/9 आपके पास 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 1 है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हम लोग देख लेते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी इज लैम्डा, देन 2 लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है, और √2 इसने यूज़ करने के लिए दिया है। आप लोग देख लीजिए कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x को हम ये लिख सकते हैं, तो 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 हो जाएगा। साइन लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। ओके, आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ साइन लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन π/4 आ जाएगा, और जो कि 1/√2 होता है। तो x का मिनिमम वैल्यू 1/√2 है, जिसको आप लैम्डा बोलेंगे, तो 2 लैम्डा आपके पास 2/√2 आ जाएगा, यानी कि √2, जिसका वैल्यू है 1.414 इसने दिया है यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। तो अब इसके बाद देखें 24 नंबर, ए वैक्टर जो है इज़ अ यूनिट वैक्टर कोप्लेनर विद दीज 2 वैक्टर्स। तो कोई भी अगर वेक्टर अगर 2 वैक्टर के प्लेन में है, तो आप उस वेक्टर को उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, राइट। तो x इंटू फर्स्ट वैक्टर प्लस y इंटू सेकेंड वैक्टर 2i माइनस j कैप प्लस k कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। तो i के साथ में आपको मिल गया x प्लस 2y, और प्लस j कैप के साथ में मिल गया -x माइनस y, और k कैप के साथ में आपको मिल गया है 2x प्लस y, ये लिखा जा सकता है। अब इसके बाद इसने कहा कि जो a वैक्टर आपने निकाला ना, वो तो इसके परपेंडिकुलर है, तो अपन इसके साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो आप लोग देखना कि a का डॉट प्रोडक्ट करेंगे i माइनस 2j प्लस k के साथ में, तो वो 0 हो जाएगा। तो आपको मिला x प्लस 2y माइनस 2 टाइम्स माइनस x माइनस y प्लस 1 टाइम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से आपको मिल गया x प्लस 2y 3y और 2y 5y, सॉरी x प्लस 2x प्लस 2x 5x हो गया, और 2y प्लस 2y प्लस y 5y हो गया। तो इससे आपको y मिल गया -x के बराबर। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो a वैक्टर आपके पास हुआ, क्योंकि हम y को -x पुट कर रहे हैं, तो ये बन गया -xi, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्पेस बनानी पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से a वेक्टर आपके पास क्या आ गया, y को -x डालना है, इसमें आप लोग पुट कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा i कैप और x माइनस 2x और प्लस j कैप
माइनस एक्स प्लस के कैप 2x माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस एक्स आई कैप और ये 0 हो जाएगा जे कैप, और ये प्लस एक्स के कैप हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं अपन, तो माइनस एक्स आई कैप प्लस आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा। ओके, ये लिख सकते हैं। तो इसको क्योंकि यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए, तो इसलिए x आपके पास क्या होगा 1/√2 हो जाएगा ना, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको ये, और 2 हो जाएगा। एक्चुअली आपके पास ये लिखना पड़ेगा, देखो आप लोग a वेक्टर जो होगा वो ये आ जाएगा आई कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि इसको यूनिट वेक्टर होना है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आपके पास √2x आएगा, तो इसको 1 होना चाहिए, तो x आपका 1/√2 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो ये आ गया। तो आपको इसने इसके आगे भी कुछ कहा है कि a का आई माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के ऊपर प्रोजेक्शन दे रखा है लैम्डा। तो आप किसी भी वेक्टर पे अगर किसी का प्रोजेक्शन चाहते हो तो आप उसके यूनिट वेक्टर के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो आई माइनस के कैप डिवाइडेड बाय √2 का आप डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा आई माइनस जे प्लस 2k के यूनिट वेक्टर की तरफ के साथ में। तो 4 5 6 √6 नीचे आ जाएगा, तो आपको ये क्या मिल गया 1 -2 दैट इज -1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे √12 हो गया। अब इसने कहा कि भाई 1/λ² बताओ, ये लैम्डा बोला है इसने, इसको ये जो प्रोजेक्शन हमने निकाला है इसको लैम्डा बोला है। साइन में इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी स्क्वायर ही करना है अपन को, तो λ² आपके पास कितना आ गया 12 आ गया, तो 1/12 आ गया, तो 1/λ² आपको मिल जाएगा 12 के बराबर। तो इसका आंसर आपके पास 12 है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं स्टूडेंट्स। अ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 8,8 टू द पैराबोला। ओके, और इंटरसेक्ट करिए दोनों टेंजेंट और नॉर्मल ए और बी पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और आपको पी ए बी का सर्कमसेंटर का सर्कमसेंटर सी बोला हुआ है, और आगे अपन देखते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि आपके पास ये पैराबोला मैंने ड्रॉ किया है, और इसके किसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट आपका 8,8 हो गया। इस पॉइंट को इसने कहा A और इस पॉइंट को कहा B। तो आप लोग देख सकते हैं कि PAB का जो सर्कम सर्कल होगा उसका AB डायमीटर बनेगा, क्योंकि तो राइट ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है, राइट। तो C जो होगा ना सेंटर, वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे P पॉइंट पे टेंजेंट ले लेते हैं। तो टेंजेंट आपको मिलेगी y1 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, x प्लस x1/2। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास। ओके, 2y x प्लस 8/2 लिखेंगे तो 8 की जगह 4 हो गया। तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस पे कहाँ काट रही है, -8,0 पे, तो यानी कि ये पॉइंट -8,0 हो गया। अब इसके बाद नॉर्मल निकालेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 mx माइनस x1। तो इसका स्लोप क्या आएगा, टेंजेंट का स्लोप आपको पता है कि ऊपर से दिख रहा है कि हाफ है, तो इस नॉर्मल का स्लोप आपको मिलेगा -2। ओके, रेसिप्रोकल नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है नॉर्मल टेंजेंट के। तो y इज इक्वल्स टू -2x, 16 प्लस 8 आपके पास 24 हो गया, और इसको अगर x एक्सिस के साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको 12,0 b मिल जाएगा। ये a हो गया, ये b हो गया, तो b आपका 12,0 है। अब अगर आप इस AB का मिड पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको मिला C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -8 प्लस 12/2 और 0 प्लस 0/2 हो जाएगा। तो यानी कि 4/2 तो 2 आ गया और ये 0 आ गया, तो C के कोऑर्डिनेट 2,0। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेता हूँ PC को और इस एंगल को थीटा मानता हूँ, तो tan थीटा PC का स्लोप है, स्लोप ऑफ PC दैट इज 8 - 0 अपॉन 8 - 2 यानी कि 8/6 आ जाएगा, यानी कि 4/3 आ गया। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि tan थीटा आपके पास 4/3 है, तो हमें तो sin थीटा प्लस cot थीटा का सम चाहिए। तो sin थीटा प्लस cot थीटा कितना आ जाएगा, साइन इसको राइट ट्राइंगल बना के देखते हैं, 4 ये 3 ये 5 आ जाएगा। तो sin थीटा ऑब्वियसली आपके पास 4/5 है, और cot थीटा जो है वो आपका 3/4 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 20 LCM हो गया इसमें, और ये आपको मिल गया है 16 प्लस 15 दैट इज़ 31 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मिलते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय।